Good morning to all. Myself is Rahul Samre, Assistant Professor IES IPS Academy Indore. Today I will deliver lecture on manufacturing process. इससे पहले कि मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताना चालू करूं, आपको थोड़ा सा एक जनरल आइडिया देना चाहता हूं कि यार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो चीज़ें चलती हैं, जो होती हैं, जैसे कि अगर आप बोले कि इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ईजी सब्जेक्ट है, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इजी है, कोई इशू नहीं है इसमें। आप पढ़ो, आपको प्रोसेसेस पता चलेंगे, आप सब कर लोगे। लेकिन अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि एक इंडस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले इंडस्ट्री में क्या होता है? सर्वे होता है, डिज़ाइनिंग होती है, डिज़ाइनिंग के बाद प्रोडक्ट बनता है। लेकिन डिज़ाइनिंग करते समय आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का आइडिया होना चाहिए। बिना उसके आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीख ही नहीं सकते या फिर आप डिज़ाइन कर नहीं सकते, है ना। तो आपको ये एक एसेंशियल है। मैं मानता हूँ कि जैसे आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो कैलकुलेशन आनी चाहिए, वो भी एक पार्ट है ना। आपको मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए, वो भी एक पार्ट है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ऐसा की फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए। आपको दोनों चीज़ें पता है कि आप कैलकुलेशन कर लोगे, आपको दोनों चीज़ें पता है कि आप कैलकुलेशन कर लोगे, है ना। मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप उसको कैसे बनाओगे पार्ट्स? तो आप अगर पार्ट्स ही नहीं मालूम आपको कि कैसे प्रोसेस से बनते हैं तो आप क्या करोगे, है कि नहीं। तो आपको ये चीज़ें आइडिया होना चाहिए। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जैसे मैं बोलूँगा कि कास्टिंग आती है इसमें, है ना। कास्टिंग के अलावा आप देखेंगे कि फोर्जिंग हो गया है ना, वेल्डिंग हो गया है, मशीनिंग प्रोसेसेस हो गए हैं आपके, और क्या बोलते हैं इसको, प्रेस वर्किंग प्रोसेसेस हो गए हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ दो चीज़ें डिस्कस करूंगा, एक तो होगा कास्टिंग और दूसरा होगा आपका प्रेस वर्किंग प्रोसेसेस। कास्टिंग से चालू करेंगे, जैसे कि इसमें देख रहा है आप स्लाइडिंग में कि कास्टिंग है, वेल्डिंग है, फोर्जिंग है, प्रेस वर्किंग है, मेटल मशीनिंग प्रोसेसेस हैं। कास्टिंग ये देखिए आप, बेसिकली अपन देखते हैं इंडस्ट्री वगैरह में या फिर स्टील प्लांट जाएंगे आपको, तो आपको ये दिखेगा इस टाइप से कि एक मेटल को अपन ने मोल्ड किया हुआ है और एक बॉक्स जैसा बना के रखा हुआ, उसमें अपन पोर कर रहे हैं, डाल रहे हैं। उसके बाद उसको अपन ने सॉलिडिफाइड करने के लिए ठंडा किया, सॉलिडिफाइड हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है आप सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन इसके अंदर की जो टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर जो है वो आप थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे अभी। जैसे ये पार्ट्स बन रहे हैं, ये सब कास्टिंग से बन रहे हैं। आपने आईसी इंजन देखा होगा, हार्ट ऑफ अ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, है ना। तो आईसी इंजन में भी देखेंगे तो आपका जो आईसी इंजन है बेसिकली पूरा कास्टेड होता है। ये एक तरह से कास्टिंग जो प्रोसेस है ये तब बनाया जाता है जहाँ पे अपन मशीनिंग करने में आपको तकलीफ हो, या फिर ऐसा है कि इसमें जो डिफरेंट कर्व्स वगैरह हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं इसके कि इसमें मतलब मशीनिंग आप कर ही नहीं पाओगे, तब अपन कास्टिंग में जाते हैं। और दूसरा ये कि इजी वे है बनाने का, ठीक है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ये इनगट्स हैं। इनगट्स बेसिकली अगर आप स्टील प्लांट विजिट करें कहीं पे जाके तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी आपको कि ये इनगट्स बन रहे हैं, यानी कि ये इनगट्स उनको बोलते हैं जो मेटल, जो रॉ मटेरियल से अपन मेटल को फॉर्म करते हैं, तो इस टाइप से अपन बनाते हैं। उसके बाद इसको फिर से अपन मोल्ड करते हैं और ये मोल्डिंग में डाल के अपन कास्टिंग करते हैं। तो ये जो आपने देखा है कास्टिंग, ये कास्टिंग जो है ये फिनिश प्रोडक्ट बोल सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेटल कास्टिंग और मोल्ड कैविटीज़, ठीक है। मोल्ड कैविटीज़, मेल्टिंग प्रोसेस, पोरिंग टेक्निक, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, रिमूविंग ऑफ कास्टिंग, ये कुछ तरीके हैं। अगर आपको कास्टिंग करनी है तो आप कैसे कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? मोल्ड कैविटीज़ बनाओगे। दूसरा मेल्टिंग प्रोसेस, मतलब मेल्टिंग करोगे मोल्टन मेटल को। मेटल जो है आपको मोल्ड मेल्ट करना है, तभी तो आप पोरिंग करोगे। फिर पोरिंग टेक्निक्स, कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप डालोगे, नहीं तो एस्पिरेटिस या फिर बोलने अपन कि एयर ट्रैप होगी तो वो तकलीफ देगा, है ना। सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेटल है या ये जो मोल्ड मेटल है आपने जो डाला है किस तरह से सॉलिडिफाइड हो रहा है। फिर आखिरी में रिमूवल ऑफ कास्टिंग, ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी कास्टिंग को रिमूव कर लो। अगर आपने सैंड कास्टिंग की है तो अगर आपने उसको रिमूव करने के लिए जल्दीबाजी की या फिर आपने ज़्यादा हार्ड तरीके से उसको हैमर से ब्रेक करने की कोशिश की तो पता चला कि आपकी कास्टिंग ही टूट गई। बेसिकली अगर आप शुरुआत से चलें तो आपको एक मोल्ड कैविटी बनानी है ना।
मोल्ड कैविटी में एक कास्टिंग का छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ कि कास्टिंग, सपोज करो एक कास्टिंग अपन बना रहे हैं। इधर से नहीं लेता, इसको थोड़ा सा यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक, कोई इशू नहीं है। अपन ये सिंपल सा एक मैंने लाइन डायग्राम जैसा बना लिया है। अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज़ है, ये जो है मेरे को ये डिज़ायर्ड एक बनाना है, मेरे को इस टाइप से एक मटेरियल बनाना है या इस टाइप से एक कंपोनेंट बनाना। अपन ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा कंपोनेंट, जैसे कि इधर ये बने हुए हैं कुछ कंपोनेंट्स, पीछे 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 और पीछे, जैसे ये कंपोनेंट्स कास्टिंग दिख रहा है आपको। मान लो कि इस टाइप से, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, मैं सिंपल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा एक बनाना है। अब ये बनाना है मुझे ऐसा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसके लिए मेरे को इसके ही जैसा एक शेप बनाना पड़ेगा। इस शेप को अपन बोलते हैं पैटर्न। अब पैटर्न जो बनते हैं, बेसिकली पैटर्न जो बोलते हैं अपन, उसको डिफाइन किया जाता है रिप्लिका ऑफ डिजायर्ड कास्टिंग। मतलब इसी का जैसा ही मैं पैटर्न बनाऊंगा। अब हो सकता है कि मेरे को लकड़ी का बना सकता हूं मैं, है ना, वुड का, या फिर एल्यूमिनियम का, या फिर और डिफरेंट मेटल्स का, या प्लास्टर ऑफ पेरिस का, या फिर प्लास्टिक्स का। ये डिपेंड करता है आपका कि आप किस चीज का बना रहे हैं। जैसे कि मेरे को वन टाइम या थोड़े दिन के लिए, मतलब मुश्किल से 1-2 मेरे को प्रोडक्ट बनाने हैं, तो मैं वुड का ले लूँगा। सीजनल का इफेक्ट पड़ेगा वुड पे। अगर मेरे को मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से करनी है या फिर लॉन्ग टाइम के लिए करनी है, तो मैं उसका पैटर्न जो है मेटल का बनाऊंगा, ताकि उसमें कुछ वियर एंड टियर ना हो। ठीक है, तो मैंने एक पैटर्न बना लिया, इसे कहते हैं पैटर्न। अगर इस शेप का मान लो बनाना है, तो इसी शेप का एक वुड का अगर मेरे को वन टाइम यूज करना है, तो मैंने इसको वुड का एक पैटर्न बना लिया, सेम इसी शेप का वुड का पैटर्न बना लिया। ठीक, इसे बोलते हैं अपन पैटर्न। ये जो पैटर्न है मैंने वुड का बना लिया है। ठीक है, तो ये रिप्लिका ऑफ डिजायर्ड कास्टिंग, जैसा मैंने बोला। पैटर्न मटेरियल्स जो मैंने आपको बताया, बेसिकली बहुत सारे बन सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। इंजीनियरिंग जो ऐसा साइंस है जो कि हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन बेसिक्स जो है कि आपको मेटल का बना सकते हैं, आप प्लास्टिक का बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। पैटर्न भी बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे इसमें लिखा हो सिंगल पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न। अब ये गेट क्या होता है, इसलिए मैंने बना के रखा होता है। गेट मतलब ये जो पार्ट है जहाँ से आपका पोरिंग में से, यहाँ से जो मोल्टन मेटल चल के इधर जा रहा है, इसको अपन गेट बोलते हैं। तो अगर मेरे को गेटेड पैटर्न बनाने हैं, तो मैंने क्या किया, इसमें एक पैटर्न में ही मैंने एक ऐसा सॉलिड सा बना के रख दिया। तो ये गेटेड पैटर्न है। सिंगल पीस पैटर्न सबसे इजी पैटर्न है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक ही ब्लॉक से बनाया है मैंने, इसको अपन सिंगल पीस पैटर्न बोलते हैं। स्प्लिट पैटर्न्स, बेसिकली स्प्लिट पैटर्न्स जब बनाए जाते हैं जहाँ पे आपको निकालने में तकलीफ हो रही है। बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर ये कास्टिंग में लाइन डायग्राम बनाया है, तो इसको ऊपर वाला पार्ट, ये जो मैंने पार्टीशन किया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखें तो ये ऊपर वाला पार्ट इसको बोलते हैं कोप, नीचे वाला पार्ट इसको बोलते हैं ड्रैग, है ना। एक और इन बिटवीन पार्ट आता है एज पर रिक्वायरमेंट, कि अगर एक और पार्ट बीच में डालना है, तो मेरा जो कास्टिंग है एक पार्ट 3 पार्ट से मिलके बन रहा है। ठीक है, तो एक को ऊपर वाले को कोप, नीचे वाले को ड्रैग और बीच वाले को चीक बोलते हैं, है कि। तो अपन अभी कोप एंड ड्रैग पे ही चल रहा है। अब स्प्लिट पैटर्न्स क्या होते हैं? अगर मेरा जो पैटर्न है मैंने बनाने की प्रोसेस, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा प्रोसेस भी बता ही देता हूँ कि ये होता कैसे काम करता है, इससे शायद आप लोगों को ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। बेसिकली
अपन जो भी पैटर्न बनाते हैं, पहले तो अपन ने मोल्ड बॉक्स लिया, ये पूरा का पूरा जो है चीज़, इसको मोल्ड बॉक्स बोल लो या फ्लास्क बोलते हैं, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो वो बोलते बोल लो, कोई इशू नहीं। चलो मैंने इसका लिया लोअर पार्ट यानी कि ड्रैग। ये कुछ हॉलो रहता है, इसके मतलब ये जो है आपकी, ये जो है ये पूरा वुड का रहेगा या फिर मेटल का बना रहता है, ये पूरा एरिया, ठीक है। ये आर पार्ट हॉलो रहता है, लेकिन यहाँ से अंदर से हॉलो रहता है, इस तरफ से उस तरफ। एक ये आपका ड्रैग है। आप इसमें क्या करेंगे, इसको एक टेबल पे रखें, बेसिकली टेबल पे रख दो इसको, एक टेबल ले लिया मान लो, ठीक, इस पे रख दिया मैंने, ये रखा गया। इसको लेकिन उल्टा रखते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, मैचिंग के लिए एक ऐसा मैच करने के लिए एक वो बनाया जाता है, गाइड बनाया जाता है कि ऊपर वाला और नीचे वाला कोप एंड ड्रैग मैच हो जाए, ठीक है। तो आपने इसको ऐसा रख दिया। रखने के बाद क्या किया मैंने, इसमें पैटर्न रख दिया, जो भी पैटर्न था आपका, मैंने सपोज करो ये पैटर्न रख दिया। पैटर्न रखने के बाद मैंने इसके ऊपर सैंड डाला, सैंड मिक्सचर ऑफ ये जो है सिलिका विथ वाटर एंड विथ आपका क्ले बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, तो मैंने ये करके रख दिया, ठीक है। अब मैंने इसका रैमिंग कर दिया अच्छे से, सब कुछ हो गया, ये मेरा पैटर्न है। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया तो क्या होगा, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी। सपोज करो ये यहाँ आ गई। अब मैं इसके ऊपर आपका जो कोप है वो सेकेंड हाफ जो ऊपर वाला वो रख दिया। इसके बाद मैंने एकदम सिंपल वाला बना रहा हूँ, स्प्रू और ये राइजर रख दिया यहाँ पे। यहाँ से मैंने पोर किया, इसके बाद इसके भी ऊपर सैंड डाल दी, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट्स को अलग कर दिया, इसको निकाल लिया, क्योंकि ये दोनों सॉलिड हैं तो ये निकाल लिया, तो यहाँ एक कैविटी बन गई। इनको निकाल लिया और इसको निकाल लिया मैंने, अलग अलग करके दोनों पार्ट को, यहाँ एक कैविटी बन गई, ठीक है। यहाँ से मैंने पोर किया। अब ये जो चीज़ है, ये कैविटी जो है, बनाने के लिए मेरे को इसको निकालना पड़ेगा। इस केस में तो इजीली निकल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो डिज़ाइन है, आपका जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट या आपका जो जॉब है, वो निकलता नहीं है इजीली। सपोज करो कि मैंने कुछ ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा मेरा जो पैटर्न है वो ऐसा हो गया, तो मैं क्या करूँगा, इसको स्प्लिट कर दूंगा अलग अलग हिस्से में। पहले ये निकाल लूँगा इतना एरिया, उसके बाद ये निकाल लूँगा धीरे से, तो ये स्प्लिट पैटर्न कहलाता है, ठीक है। मैच प्लेट पैटर्न्स कोप एंड ड्रैग दोनों में रहते हैं। एक प्लेट रहती है, सिंपल सी प्लेट, आधा ऊपर बना रहेगा आधा नीचे बना रहेगा, इसको मैच प्लेट पैटर्न बोलते हैं। लूज पीस पैटर्न एज अ सेम, आपको बताया था इस टाइप से ही रहता है। दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन द contour of the part such as withdrawing the pattern from the mold is not possible. फॉलोवर्ड पैटर्न, बेसिकली कभी कभी पैटर्न्स इतने बड़े होते हैं कि वो खुद का वेट मतलब स्ट्रक्चर जो है उनका विथ स्टैंड नहीं कर पाता, वीक रहता है, तो अपन क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने के लिए ऐसे पैटर्न बनाए जाते हैं, फॉलोवर्ड पैटर्न। स्वैप पैटर्न्स, एक तरह से देखा जाए तो आपने मोल्ड बना लिया है, सपोज करो मेरे को एक ऐसा स्वैप करना है, तो मैंने इसको यहाँ पे मोल्ड के अंदर के रेत के अंदर डाला, अपन ने उसको गोल गोल घुमा दिया, तो ये स्वैप कर दिया मैंने, तो ये पैटर्न बन के तैयार हो गया ऐसे डिज़ाइन। स्केलेटन पैटर्न्स, बेसिकली स्केलेटन पैटर्न्स जो बनाए जाते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो बड़े होने के साथ साथ अगर आप उसको सॉलिड बनाएंगे तो वो कैरी करने में तकलीफ देंगे, इसलिए अपन क्या करते हैं, जैसे आपका रिब्स जैसे रहते हैं, रिब्स जैसा बना दिया, उसमें अपन ने सैंड डाल दी बाद में और वो पैटर्न बन के तैयार हो गया। पैटर्न अलाउंसेस, 5 टाइप्स के डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं जो कि अपन पैटर्न में देते हैं। एक्चुअली में होता यह है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी अपन, जैसे मैंने बोला पैटर्न क्या होता है, रेप्लिका ऑफ डिजायर्ड कास्टिंग, मतलब जैसे आपको कास्टिंग चाहिए वैसा ही आपको पैटर्न बनाना है।
अगर मैं जैसा ही चाहिए मेरे को सेम डायमेंशन का अगर मैं पैटर्न बनाने जाऊंगा तो तकलीफ ये होगी कि एक तो सबसे पहले मोल्टन मेटल जो है श्रिंकेज होता है, ठीक है। मोल्टन मेटल अगर आपका श्रिंकेज होगा तो जो आपका डिजायर्ड कास्टिंग है ना, जो आपका पैटर्न का साइज चाहिए आपको, वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। तो क्या होगा, आपको पैटर्न थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मेरा साइज जो है पैटर्न का सपोज करो इतना है तो मैं इसको एज पर मटेरियल्स कि मटेरियल कूलिंग होने के बाद कितना श्रिंक होता है, ये आपका थंब रूल से डिपेंड करता है। कुछ कुछ जगह पे दिया हुआ है कि इतने परसेंटेज आप अलाउंसेस ले सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप एक्चुअली में इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे तो आपको एक दो पैटर्न में या फिर जो एक्सपीरियंस लेते रहते हैं जो लोग, उनको मालूम रहता है कि इतना श्रिंकेज होगा, तो वो उस हिसाब से डिज़ाइन करते। नहीं तो अगर आप इनिशियल कंडीशन पे जाएंगे तो आपको जो है थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, वो अंदाजे से आ जाता है वैसे। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। अगर मेरे को श्रिंकेज अलाउंसेस देने हैं तो मेरे को ये पैटर्न क्या करना पड़ेगा, हल्का सा बड़ा बनाना पड़ेगा। लेंथ, विड्थ और हाइट में इसकी सारी चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना। इसे श्रिंकेज अलाउंस बोलते हैं। ड्राफ्ट और टेपर्ड अलाउंस दूसरा होता है कि कभी कभी मेरा जो है पैटर्न निकलने में तकलीफ कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा इसमें, ये तो हुआ श्रिंकेज अलाउंस। मेरे को तकलीफ हो रही है कि मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ मोल्ड से, तो मैं क्या करूँगा, इसको कुछ ऐसा दे दूँगा, ऐसा दे दूंगा टेपर्ड, कि ये इजीली निकल जाए, आराम से निकल जाए। इसके बाद में जो मेरे को मशीनिंग करनी है, तो ये भी आपका, ये मेरी डिजायर्ड लेंथ थी, लेकिन मैंने इतना उसको 1 डिग्री या 2 डिग्री मैंने मैक्सिमम ली, 1 डिग्री इसको टेपर्ड दे दिया, ठीक है ना। तो ये टेपर्ड अलाउंसेस होता है। मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंसेस, अगर आपको जब भी आप कास्टिंग करते हैं तो 99% जो भी है या 100% ही बोले, इतना फिनिशिंग नहीं आएगा बिकॉज ऑफ सैंड्स, है ना। तो आपको मशीनिंग तो करनी पड़ेगी जहाँ रिक्वायरमेंट हो। ऐसा नहीं है कि सब जगह मशीनिंग करनी है। अगर आप देखेंगे आईसी इंजन में, तो आईसी इंजन को फिन्स रहते हैं, उसमें कभी भी आपको मशीनिंग या फिर एकदम स्मूथनेस नहीं दिखेगी, है ना। आपको थोड़ा सा वेवीनेस या जो भी बोल सकते हैं अपन, स्पॉट्स या डॉट 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 से देखते हैं, लेकिन अंदर जो आपका पिस्टन चलता है उस जगह पे लाइनिंग करते हैं, वहाँ पे आप सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं, यानी कि मशीनिंग करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मेरे को यहाँ पे सपोज करो मशीनिंग करना है, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ से मटेरियल मेरा रिड्यूस होगा। इस चक्कर में मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी इसकी क्या इंक्रीज करना पड़ेगी साइज। ये मेरी डिजायर्ड साइज थी, ये मैंने इतनी सी इंक्रीज कर दी ताकि ये मशीनिंग करने के बाद इस एरिया में मेरे को फिनिशिंग में ले सके। डिस्टॉर्शन अलाउंस और कैम्बर अलाउंस, ये बेसिकली तब होता है जैसे कि मेरे को अगर सपोज करो कि मेरे को एक 90 डिग्री पे कुछ चीज़ बना के देनी है, या फिर मेरे को एक यूटेंसिल्स बना के देनी है, यू टाइप का कुछ पार्ट बनाना है, लेकिन जैसे जैसे ये कूलिंग होगा तो ये हो सकता है कि ये ऐसा डिस्टॉर्ट हो जाए, या हो सकता है कि ये ऐसा डिस्टॉर्ट हो जाए। तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, या तो ये नेगेटिव में करना पड़ेगा या तो मेरे को इस तरफ करना पड़ेगा, ताकि ये कूलिंग करने के बाद ये स्ट्रेट आ जाए। ये डिपेंड करता है आपका मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ पे और कूलिंग पे, कि किस जगह पे पहले कूलिंग हो रही है, किस पे बाद में कूलिंग हो रही है। अगर इस एरिया में पहले कूलिंग हो रही है, इधर थोड़ा सा बाद में कूलिंग हो रही है, तो ये अपने आप स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये इस टाइप से अलाउंस से या इस टाइप से ये बेंड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा खोल के रखना पड़ेगा ताकि यहाँ कूलिंग हो तो स्ट्रेट हो जाए। इसको बोलते हैं अपन डिस्टॉर्टेड अलाउंसेस। रिपिंग अलाउंसेस, बेसिकली ये रिपिंग अलाउंसेस तब दिए जाते हैं जब आपको आपका मेटल जो है या फिर आपका जो पैटर्न है, पैटर्न जो है आपका, वो मैंने कास्टिंग से निकाला है, पैटर्न जो मैंने कास्टिंग से निकाला है, क्योंकि आसपास सैंड थी इसके, तो ये निकलेगा तो है नहीं, एकदम से निकल जाएगा। तो क्योंकि ये ग्रीन सैंड मोल्ड है जहाँ पे आपका क्ले, वाटर और सैंड का मिक्सचर है, तो ये हल्का सा कहीं ना कहीं है उसको क्या करेगा, प्रॉब्लम देगा।
प्रॉब्लम देगा, मतलब ये जो है आपका जो कैविटी जो बनी रहेगी इसमें सैंड जो आसपास लगी रहेगी वो कहीं ना कहीं पे हल्का सा ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ गए तो तकलीफ ये है कि आपके जो कास्टिंग होगी वो भी बेकार बनेगी या फिर उसमें भी आपको तकलीफ आएगी। तो आप फिर उसका मशीनिंग करोगे या बहुत सारी चीज़ें करोगे या फिर आप दोबारा पैटर्न दोबारा मोल्ड बनाओगे फिर आप करोगे। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको निकालने का तरीका ये है कि एक स्पाइक पेन ले लें, इसमें स्ट्राइक करें थोड़ा सा। अगर ये वुड का है तो, अगर ये मेटल का है तो यहाँ पे हल्के से स्क्रू जैसे रहते हैं स्क्रू कस दें अपन, और उसके बाद हैमरिंग करें इधर इधर आगे पीछे, ताकि ये आराम से कैविटी बन जाए और ये निकल जाए। ठीक है, अगर ये ऐसे आप इसको हल्का पीछे आगे पीछे अगर किसी भी चीज़ को आगे पीछे कर रहे हैं तो वहाँ पे एक और जगह थोड़ी सी बन जाएगी, ज़्यादा बन जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, आपको मालूम है कि यार थोड़ा ज़्यादा बनेगा तो मेरा अगर साइज़ ये था तो मेरे को इसको थोड़ा सा श्रिंक बनाना पड़ेगा या छोटा बनाना पड़ेगा, ताकि मैं अगर जब भी मैं इसको रैपिंग अलाउंस या शेक अलाउंस दूंगा तो ये थोड़ा सा जगह देगा, तो यहाँ कैविटी थोड़ी बन जाएगी तो ये ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो ये जो अलाउंस है इसको अपन बोलते हैं अपन रैपिंग अलाउंसेस। ठीक है, तो ये 5 तरीके के अलाउंस है। इसमें से नेगेटिव अलाउंस जो बोला जाता है वो अलाउंस बोला जाता है रैपिंग अलाउंस, क्योंकि अपन इसमें क्या कर रहे हैं, साइज को छोटा कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये जितने भी अलाउंसेस अपन दे रहे हैं, है ना, 5 तरीके के अलाउंसेस हमेशा हर पैटर्न में दें। जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसा कंपनी चाहती है उस हिसाब से अपन इसको देते हैं। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं अपन जिनको, जैसे इसमें फ्लास्क एक टर्मिनोलॉजी है। अ मोल्ड फ्लास्क इज वन विच होल्ड्स द सैंड मोल्ड इंटैक्ट, मतलब ये जो एरिया है, ये जो पूरा बना हुआ कोप एंड ड्रैग से, इसको अपन फ्लास्क बोलते हैं। ठीक, ड्रैग लोअर पार्ट ऑफ फ्लास्क, कोप अपर पार्ट ऑफ फ्लास्क। एक और आता है, अगर इन बिटवीन अगर आपको बनाना है तो इसको बोलते हैं चिक, CHEE के चिक, इंटरमीडिएट मोल्डिंग फ्लास्क। पार्टिंग लाइंस, ये जो दिख रही है आपको लाइंस, ये पार्टिंग लाइंस कहलाती है। बेसिकली पार्टिंग लाइंस तब कहलाती है और इसमें अपन पार्टिंग सैंड डालते हैं, ताकि जब अपन कोप एंड ड्रैग को मिलाते हैं तो ऊपर से बीच में एक लेयर लगा देते हैं सैंड की, और एक पाउडर जैसा डाल देते हैं या फिर एकदम फाइन सैंड डालते हैं, ताकि ये दोनों ये आपस में जुड़े नहीं है, चिपके नहीं, दोनों की, इसमें सैंड और इसमें सैंड है, दोनों चिपके नहीं। ठीक है, पार्टिंग लाइन। कोर किसे बोलते हैं, जब भी आपको कहीं इंटरनल कैविटीज चाहिए, जैसे कि ये दिख रहा है आपको कि यार मेरे को यहाँ पे मेरा जो ये पैटर्न बन रहा है इसमें जो है अंदर क्या बोलते हैं इसको, हॉलो चाहिए मेरे को इतने एरिया तक। तो इस हॉलो के लिए आपको एक कोर बना, ये जो चीज़ बनाई है, मेंटर बोल लो या फिर आप जो भी चीज़ बोलते हैं, इसको कोर बोला जाता है। ठीक है, इसको कोर बोला जाता है ना। ये सैंड से भी बनता है, कोर सैंड आती है उससे बनाया जाता है। ठीक है, और एक और बात, जहाँ पे ये रखा जाता है ना, आपको एक मतलब यहाँ रखना है आपको इसके बीच में, तो ये जो है मोल्ड में जहाँ पे आपको ये रखना है, इस एरिया को बोलते हैं अपन कोर प्रिंट। पोरिंग बेसिन, जहाँ से आप पोर कर रहे हैं, मेटल यहाँ से पोर कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं पोरिंग बेसिन। अ स्मॉल फनल शेप कैविटी एट द टॉप। स्प्रू, जहाँ से ये नीचे जा रहा है, इस एरिया को अपन स्प्रू बोलते हैं। रनर, यहाँ से यहाँ जा रहा है आपका मोल्टन मेटल, इसको रनर बोला जाता है। ठीक है, गेट, जहाँ से ये कैविटी के अंदर एंट्रेंस कर रहा है, उस एरिया को अपन गेट बोलते हैं। चिपलेट्स बेसिकली अगर आपका जो कोर है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, पता चला कि मोल्टन मेटल डाल रहे हैं तो उसके वेट के कारण ये थोड़ा सा हैंग होने लगा, तो ये आपका क्या करेगा, ये जो आपके डिज़ायर्ड शेप चाहिए, आपको शेप चाहिए, वो मिल नहीं पाएगा। तो अपन यहाँ पे इसको चिपलेट्स लगाते हैं, मतलब मेटल के थोड़े से पार्ट्स लगा के रखते हैं ताकि ये कंट्रोल में रहे, स्ट्रेट रहे, इसको चिपलेट्स बोलते हैं। चिल्स, अगर मैं
इतना बड़ा साइज का कुछ प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो कूलिंग होगी ये प्रॉपर कूलिंग होगी। मैंने बनाया इसको, निकाल के देखा, अरे यहाँ पे तो ये ठीक से ठंडा नहीं हुआ था, इस चक्कर में यहाँ ठंडा हो गया, तो यहाँ मटेरियल फ्लो ही नहीं हुआ, पता चला। या फिर यहाँ पे ये कुछ डिफरेंसेस या फिर ठीक से कूलिंग नहीं हो पाई, तो इसमें कुछ डिफेक्ट्स आ गए। तो उसको प्रॉपर कूलिंग करने के लिए मैं चिल्स लगाता हूँ, है ना, मेटल के पार्ट्स लगाता हूँ, ताकि कूलिंग इफेक्ट उस जगह का बढ़ जाए। राइजर, इसे बोलते हैं राइजर। कभी ये हिडन भी रहता है, ज़रूरी नहीं कि हिडन हो, कभी कभी अपन इसको ऊपर निकाल देते हैं, ऐसे करके ऊपर भी निकाल देते हैं, ताकि आपको दिखता रहे कि भैया मैं अगर पोरिंग में मेटल डाल रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा इसके बाद यहाँ से मेटल ऊपर आ जाए। बेसिकली राइजर का काम ये रहता है कि जब ये ठंडा होता है, आपका कैविटी ठंडी होती है, तो ये जो मेटल है जो श्रिंक हो रहा है यहाँ से अंदर आ जाए, ताकि ये पूरा का पूरा इसमें मेटल अच्छे से पूरा आ जाए अंदर। ठीक है। कोर प्रिंट्स जो मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे कोर लगता है मोल्ड में, जहाँ पे आपको इम्प्रेशन देना रहता है, उसको कोर प्रिंट्स बोलते हैं। अब आ जाते हैं अपन कि भैया ये तो था मेरा पूरा पैटर्न के बारे में, इसके पूरे फ्लास्क के बारे में। अब आ जाते हैं अपन ग्रीन सैंड, मतलब जो अपन सैंड डाल रहे हैं उसको बोलते क्या है बेसिकली, उसको बोलते हैं इन जनरल ग्रीन सैंड मोल्ड, है ना। ये 99% जगह यूज़ होता है, पुराने समय से यूज़ होते हुए आ रहा है ना। इसमें बेसिकली होता क्या है, आपका सैंड रहती है, सिलिका सैंड, हाई क्वालिटी सिलिका सैंड। ठीक है। बाइंडिंग एजेंट के लिए अपन इसमें क्ले का यूज़ करते हैं, 2 to 5% वाटर भी यूज़ करते हैं, ताकि ये क्ले, सिलिका सैंड और आपका क्ले, सिलिका सैंड एंड वाटर मिलके बाइंडिंग एजेंट का काम कर सके। बेसिकली क्ले एंड वाटर बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं। और इनको बेसिकली क्या होता है कि ये इतना हैवी रहता है, तो अपन मीडियम साइज़ की कास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज़ के लिए। ज़्यादा हैवी के लिए जाना हो तो आपको दूसरी कास्टिंग का यूज़ करना पड़ता है, वो आपके आ जाती है ड्राई सैंड मोल्ड, है ना, कि जहाँ पे आप कास्टिंग कर रहे हैं तो उसको ड्राई कर देते हैं, है ना, जिससे इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है ना, अपन उसके स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो अपन बड़े मोल्ड बना सकते हैं उससे। एक और आता है सोडियम सिलिकेट मोल्ड। इस केस में अपन जो सैंड है उसमें सोडियम सिलिकेट मिलाते हैं 4% के अराउंड, ऐसा नेचुरल नहीं है, 3 to 4% सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है। और उसके बाद जो आपका ग्रीन सैंड मोल्ड रहता है ना, उसकी जगह पर अपन सोडियम सिलिकेट मिलाते हैं विद सैंड। उसके बाद जो भी आपको डिज़ायर्ड पैटर्न या कास्टिंग बनानी है वैसा आप उसके ऊपर रखते हैं। जैसे कि पैटर्न के ऊपर रखा मैंने, है ना, एक बॉक्स ले लिया, इसके अंदर मैंने पूरा ये आपका सोडियम सिलिकेट मिक्स सैंड मैंने मिला दी। ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैंने इसको CO2 पास कर दी। जैसे ही मैंने CO2 पास की, ये रिएक्शन होगा और ये हार्ड हो जाएगा, तो ये सोडियम सिलिकेट सैंड मोल्ड कहलाता है। प्रॉपर्टीज़ अगर अपन देखें कि यार गुड सैंड मोल्ड है, प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, या फिर सैंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए। भैया मैं बना तो रहा हूँ, सब चीज़ें बना रहा हूँ, सब चीज़ें अच्छे से कर रहा हूँ, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि फिर भी मुझे डिफेक्ट दिख रहे हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है बेसिकली जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या होना, कैसे होना चाहिए, क्यों होनी चाहिए। जैसे कि परमेबिलिटी, दूसरा नाम इसका पोरोसिटी। अगर आप ध्यान से देखें या समझें इसको, तो मैं मोल्टन मेटल या मोल्टन मेटल डाल रहा हूँ, इसके साथ क्या होगा, इसके साथ मोल्टन मेटल है तो गैसेस तो ज़रूर इंक्लूड होंगी, है कि नहीं। और दूसरा आपका ये अगर ग्रीन सैंड मोल्ड है तो यहाँ पे भी हल्का सा मॉइस्चर होगा जो कि कांटेक्ट में आएगा हीटिंग के, और ये गैसेस फॉर्म करेगा, स्टीम फॉर्म करेगा। तो इसको निकलने के लिए जगह तो होना। तो आपका जो ये ग्रीन सैंड मोल्ड इतना पोरस होना चाहिए कि गैसेस निकल जाए। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपका कि आपने किस तरह की सैंड ली। ठीक है। कितना, किस तरह का सैंड, मतलब सैंड के जो पार्टिकल्स हैं आपके स्क्वायर हैं या फिर राउंड है या डिफरेंट शेप के हैं। अगर ऐसे स्क्वायर या ट्राइंगल है तो इनके बीच में से पोरोसिटी कम होगी, अगर कुछ राउंड टाइप के होंगे तो पोरोसिटी ज़्यादा होगी। दूसरी बात है कि अपन क्ले का कितना यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्ले भी एक बड़ा फैक्टर है पोरोसिटी के लिए। ठीक है।
नेक्स्ट है मॉइस्चर भी है, नेक्स्ट है कोहेसिवनेस, ये आपस में कितना चिपक रहे हैं या फिर आपस में कितना बाइंडिंग एजेंट कितना अच्छा है। अगर मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी सी मैंने मोल्ड बनाया, बड़ा सा मैंने मोल्ड रखा, सैंड बनाया, सैंड रख के ये मोल्ड बनाया, इतना बड़ा बनाया, उठा के मैंने जैसे निकाला उठा के, तो आपस में बाइंडिंग नहीं हुआ तो क्या होगा, ये टूट के बिखर जाएगा। तो उसकी कोहेसिवनेस अच्छी होनी चाहिए ताकि उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो सके। ठीक, एडेसिवनेस, ये आपस में तो चिपक रहा है, पता चला कि यार मेरा जो है यहाँ पे ये वुड का बना था या मेटल का बना था, यहाँ पे जो मेरी सैंड है ये एक दूसरे से बाइंड नहीं हो रहे, मैंने जैसे ही उठाया ड्रैग को वैसे ये नीचे के नीचे रहेगा पूरा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में भी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तो एडेसिवनेस भी अच्छी होनी चाहिए इसकी। प्लास्टिसिटी है ना, जब अपन रैम कर रहे हैं, जब अपन रैमिंग कर रहे हैं किसकी, इसके अंदर रेत है, बीच में पैटर्न रखा हुआ है, तो रैमिंग कर रहे हैं, रैमिंग मतलब उसको ठोक रहे हैं ताकि वो अच्छे से सेटल्ड हो जाए आपकी ग्रीन सैंड। अगर वो रैमिंग कर रहा हूं मैं, वो अगर सही नहीं हो रही है तो क्या होगा, जगह जगह पे गैप बन जाएंगे, तो आपकी जो कैविटीज अगर बन गई, सपोज करो ऐसा बनना था, यहाँ पे सैंड अच्छे से फ्लो ही नहीं हुई, तो यहाँ पे एक कैविटीज जैसी बन गई, मेटल यहाँ पे भी चला जाएगा, ये आपकी कास्टिंग को बिगाड़ेगा। तो प्लास्टिसिटी मतलब ये है कि पूरा फ्लो हो जाए, आपकी जो सैंड्स वगैरह हैं ग्रीन सैंड मोल्ड में, ग्रीन सैंड जो है अच्छे से इंटैक्ट कर ले पैटर्न को, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स रहते हैं जहाँ पे तकलीफ देता है। फ्लोएबिलिटी, फ्लोएबिलिटी मतलब कि भाई ये तो यहाँ तक चला गया, दूसरा ये कि फ्लो हो जाए, ठीक है, दूसरा ये कि यार यहाँ पे फाइन डिटेल्स ऑफ द पैटर्न, मतलब अगर कुछ इस टाइप से कैविटी है या यहाँ पे है तो ये इधर भी फ्लो हो जाए। बेसिकली फ्लोएबिलिटी और प्लास्टिसिटी अप्रॉक्सीमेटली कॉमन रहता है। कोलैप्सिबिलिटी, अगर जब चीज़ मेरी बन गई, कास्टिंग बन के तैयार हो गई, सपोज करो मेरी कास्टिंग बन के तैयार हो गई है ना, ये निकाला मैंने बाहर, इसको इन दोनों से निकाला मैंने और ये निकल ही नहीं रही, मैंने हैमरिंग कर लिया, मैंने बहुत सारी चीज़ें से करके देख लिया, हैमरिंग से ठोक के देख लिया, मशीन से, तो अगर ये निकल नहीं रही ढंग से और अगर मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर से अगर इसको मेहनत कर दी इसके ऊपर, तो क्या होगा, आपकी कास्टिंग भी टूटने की डर रहेगा। तो ये कोलैप्सिबिलिटी मतलब क्या होता है कि आपका जो सैंड है या ग्रीन सैंड मोल्ड है वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही आपका ये ठंडा हुआ उसके बाद मैं निकालने जा रहा हूँ तो इजीली टूट के बिखर जाए, नहीं तो तकलीफ होगी, या तो हो सकता है आपका ये टूट जाए, आपका जॉ भी टूट जाए। रिफ्रैक्टिवनेस, आप टेम्परेचर जो है नियरली अबाउट 16,000 डिग्री 1600 डिग्री के आसपास रहता है इसका मोल्टन मेटल का अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप MSMS का यूज़ कर रहे हैं तो 1600 1650 लिखा है। तो अगर इसमें इतना हाई टेम्परेचर पे अगर आपकी सैंड जो है, पता चला ये जो सैंड है फ्यूज़ हो गई या जल गई है ना, इसे बोलते हैं कि यार ये बर्न हो गई, तो क्या होगा, आपकी जो कास्टिंग बनेगी वो भी इम्प्योरिटीज आएगी, इसमें ब्लैक ब्लैक सा आएगा, तो जो आपकी डिजायर्ड कास्टिंग है, जो उसमें फिनिशिंग है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो उसकी रिफ्रैक्टिवनेस इतनी होनी चाहिए कि वो विथस्टैंड कर ले इस टेम्परेचर को। कुछ कास्टिंग्स जो होती हैं, टाइप ऑफ कास्टिंग प्रोसेसेस बोले तो कि कितने तरीके की कास्टिंग करते हैं अपन, जैसे मैंने अभी बताया था, अभी तक जो बताया था सैंड कास्टिंग बोला था कि यह सैंड कास्टिंग होती है। सैंड कास्टिंग में अपन क्या करते हैं, माइल्ड स्टील या कोई सा भी मटेरियल को अपन मोल्ड करके या फिर उसको पिघला के अपन डाल देते हैं उसके अंदर, है ना, मोल्टन मेटल को डालते हैं और अपना सॉलिडिफाइड करने का आ गए, तो वो सैंड कास्टिंग मतलब सैंड का यूज़ कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, बेसिकली इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जो होती है वो एक तरह से देखें तो इसमें वैक्स का यूज़ किया जाता है, वैक्स का पैटर्न बनाया जाता है, उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग चढ़ाई जाती है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, और भी मटेरियल होते हैं एक्सेप्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, और भी चीज़ें का कोटिंग चढ़ा सकते हैं आप, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर, है ना, अगर आपने उसको। और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जो है, वैक्स का पैटर्न लिया, लेयर चढ़ा दिया आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस की, उसके बाद उसको हीट अप कर दिया, जैसे ही हीट किया तो आपका जो वैक्स है वो निकल के बाहर आ गया, वो एक कैविटी बन गई वहाँ पे। अब आप अपने डिजायर्ड मोल्टन मेटल को उसके अंदर डाल सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो टर्बाइन ब्लेड्स वगैरह बनती, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस चक्कर में अपन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है बहुत पुराना प्रोसेस है और ये
अभी तक चला आ रहा है ना। ज्वेलरीज वगैरह भी बनती है इससे, गियर वगैरह भी बनते हैं, लेकिन ये इतना यूज में नहीं। डाई कास्टिंग, डाई कास्टिंग बेसिकली जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है आपका मेटल से। मेटल की डाइयाँ बनती है। डाई ऐसा नहीं में पता चल रहा है कि जो मेटल से बनाई जाती है आपका मोल्ड, उसको अपन डाइज बोलते हैं, उसको डाई कास्टिंग बोला जाता है। उसके अंदर जो जैसा मैंने ये बनाया है ना, ये चीज़ बनाई है कि इसमें प्रोडक्शन जो हो रहा है मेरा स्लो हो रहा है एक तरह से देखा जाए, और मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को तकलीफ होगी। अगर मेरे को प्रोडक्शन का रेट बढ़ाना है थोड़ा सा ज़्यादा, तो मैं, और मेरे को एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, तो मैं डाई कास्टिंग पे जाऊँगा। डाई कास्टिंग, ये जो चीज़ें हैं पूरा का पूरा मेटल से बनी हुई है, मतलब ये जो कैविटीज़ है आपकी, ये पूरा मेटल में एनग्रेव हुई हुई है। और ये जब आप इसमें मोल्टन मेटल डालेंगे, उसके बाद जो चीज़ निकलेगी वो कास्टिंग होगी। लेकिन ये पूरा का पूरा ये कोप एंड ट्रैक जो है, आधा आधा पार्ट जो है पूरा मेटल का रहता है, इसलिए इसको डाई कास्टिंग बोलते हैं, है ना। इसमें ग्रेविटी के थ्रू भी जाएगा, जैसे अपन सिंपल डाल दिया, पोरिंग कर दिया तो ग्रेविटी के थ्रू चला गया आपका मोल्टन मेटल। दूसरा, प्रेशराइज भी जाता है, प्रेशर से भी डाला जाता है ताकि जो है अच्छी फिनिशिंग आए, अच्छा सॉलिडिफिकेशन या बोलने की डेंसिटी अच्छी हो, इसलिए भी। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है बेसिकली। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करती है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आपके पास पाइप वगैरह का बनाने के काम आती है। अगर आपके पास एक हॉलो ट्यूब है, मान लेता हूँ, है ना, यहाँ रोलर लगे हुए हैं, यहाँ पे रोलर लगा दिया मैंने, रोलर लगा दिया ये, है ना, ये रोल करेगा, गोल गोल घूमेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मोल्टन मेटल डाल दिया। मोल्टन मेटल यहाँ डाला, मैंने इसको क्या किया, आरपीएम दे दिया, एक आरपीएम दे दिया, पर्टिकुलर आरपीएम, तो ये जो है गोल गोल घूमेगा। तो मेटल जो है आपका, मोल्टन मेटल जो है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसके सरफेस पे ही इंटैक्ट रहेगा। और ये डिपेंड करता है आपका कि ये कितना डाल रहे हैं। दूसरा कि आप कितने थिकनेस चाहते हैं। थिकनेस चाहते हैं तो कितने टाइम तक आप इसको ठंडा कर रहे हैं, सॉलिडिफाइड कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए मिनिमम लेयर्स, तो आप जल्दी इसको स्पिनिंग करके रोक दें। तो जितना है, सपोज करें यहाँ तक आ रहा है कि यहाँ तक ये बना, जितने mm की थिकनेस हुई, उसके बाद आपने रोक दिया इसको और मोल्टन मेटल को पोर कर दिया, तो ये इतना सॉलिडिफाइड हो गया। तो एक हॉलो ट्यूब जैसा बोल रहे हैं या फिर हॉलो पाइप जैसा बन के तैयार हो जाता है। तो पाइप बनाने के लिए ये काम आता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ग्रेविटी डाई कास्टिंग वही है कि ऊपर से आपने मेटल डाला, ग्रेविटी के कारण मेटल फ्लो हो गया। एप्लीकेशंस नॉन फेरस, फेरस अलॉयज वगैरह के लिए यूज होता है। इनगट्स वगैरह बनते हैं, शीट मेटल कास्टिंग एंड सैंड इनगट्स वगैरह। अगर आप स्टील प्लांट जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे ये सब चीज़ें प्रोसेस होता हुआ। नेक्स्ट है वैक्यूम डाई कास्टिंग। ये आपका डाई कास्टिंग जो है, उस प्रोसेस में कभी कभी क्या होता है, इम्प्योरिटीज आती हैं क्योंकि गैस एंट्रैप हो गई, निकल नहीं रही, आप प्रेशर भी लगा रहे हैं उसके बाद भी नहीं निकल रही। लेकिन वैक्यूम डाई कास्टिंग में क्या होगा, ये वैक्यूम के द्वारा खींची जाती है। आपने लगा दिया एक और चीज़ यहाँ पे, सपोज करो डाई कास्टिंग में कि यार मैंने वैक्यूम लगा दिया। वैक्यूम से क्या हो रहा, पूरे का पूरा एयर जो है इसके अंदर प्रेशराइज तो है, लेकिन एयर जो है निकल के बाहर आ गई। तो इससे सबसे अच्छा फिनिशिंग मिलेगा आपको वैक्यूम डाई कास्टिंग में। कंटिन्यूस कास्टिंग, बेसिकली अगर कंटिन्यूस कास्टिंग की बात करें तो बड़े बड़े जो वायर स्टील प्लांट में जाएंगे आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, मोल्टन मेटल एक जगह से डाला जा रहा है, धीरे 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 वो क्या हो रहा है, ठंडा होते जा रहा है और वायर बनते जा रहे हैं। बड़े बड़े रॉड्स वगैरह बनती हैं, पाइप्स वगैरह बनते हैं, ये सब जो है कंटिन्यूस कास्टिंग से बनते हैं। आपने देखा होगा कम से कम नहीं तो 100-200 मीटर 400 मीटर बड़े बड़े वायर बनते हैं। ये बेसिकली उसी तरह से बना था, उनको बोलते हैं कंटिन्यूस कास्टिंग। ठीक है, ये था कास्टिंग के कुछ नोट्स मेरे पास, मैं जनरल आइडिया दिया है मैंने। इसके डिफेक्ट्स वगैरह भी रहते हैं, तो डिफेक्ट्स वगैरह जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में कभी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक और जनरल आइडिया दे देता हूँ थोड़ा सा मैं आपको। नेक्स्ट मैं कवर करना चाहता हूँ प्रेस वर्किंग प्रोसेस वगैरह का, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, प्रेस वर्किंग प्रोसेस का कवर करूँगा। ठीक है, ये तो था आपका जो आपने अभी देखा, ये था आपका कास्टिंग का। प्रेस वर्किंग प्रोसेस मतलब क्या होता है, या फिर शीट मेटल वर्किंग प्रोसेसेस बोलते हैं उसको, जनरली शीट मेटल वर्किंग प्रोसेसेस बोलते हैं। ये जो है शीट मेटल आपने देखा होगा
बाइक्स वगैरह है ना, या फिर आप कार वगैरह देखते हैं, जहाँ पे आपको बढ़िया से एकदम शेप दिखता है ना। कार का ऊपर से देखोगे आप तो अरे बढ़िया क्या डिज़ाइन दिख रही है, बोनेट देख रहे हो आप तो बढ़िया कर्व बने हुए हैं अच्छे से, है ना। अगर आप उसके जैसे बाइक की अगर आप टंकी की बात करें ना, फ्यूल टैंक की बात करें तो बढ़िया सा कर्व दिखता है। ये जो चीज़ें बनी हुई है सारी की सारी चीज़ें बनी हुई शीट से विद द हेल्प ऑफ प्रेस। इसको बोलते हैं प्रेस वर्किंग प्रोसेसेस, ठीक है। तो या प्रेस वर्किंग कुछ इस टाइप से प्रेस होती हैं। ये अगर आप देखेंगे है ना, तो क्या है, नीचे वाला आपका बेड है, ऊपर से एक जो दिख रहा है आपको व्हील दिख रहा होगा, एक बड़ा सा व्हील दिख रहा होगा, फ्लाई व्हील बोलते हैं इसको। उसके बाद एक रैम है, जो कि ऐसे मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो रैम ऊपर से नीचे आता रहता है, ठीक। ये कुछ मशीनें लगी हुई हैं। अगर आप कहीं इंडस्ट्री में विजिट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये पूरी मशीनें दिखेंगी। ये प्रेस मशीनें हैं, इसमें टूल्स लगते हैं। ये जो आपने अभी मशीन देखी थी ये प्रेस मशीन है, लेकिन इसमें टूल लगाए जाते हैं, उनको बोलते हैं डाइस या डाई टूल, ठीक है। कॉम्बिनेशन में बोला जाता है डाई टूल्स बोला जाता है, कि वो टूल्स लगते हैं पूरे के पूरा। एक बड़ा सा टूल्स रहता है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। बेसिकली ऊपर वाले एरिया में पंच वगैरह लगा रहता है, जो ऊपर से नीचे रैम ऊपर नीचे होता है इसमें, और नीचे वाले एरिया में इसका डाई बोला जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने कभी पेपर में पंच किया है, होल किया है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि क्या होता है उसमें। अगर मैं आपको बताऊं उसमें क्या होता है ध्यान से, तो ये देखो, एक मेटल का छोटा सा टुकड़ा लगा रहता है, और नीचे देखेंगे तो आप हल्का सा एक कैविटी जैसी बनी रहती है, बस यही काम रहता है इसका। आपने पेपर लगाया, यहाँ पे प्रेस किया, ये पेपर कट के नीचे गिर गया, तो क्या हुआ, इसमें पंचिंग हो गई, ठीक है। यही चीज, ये तो आपका हाथ से हो रहा है, प्रेस हो रहा है हाथ से। यही चीज अगर मेरे को बड़े फॉर्म में करना है तो मैं मशीनों का यूज करूंगा, इसको बोलते हैं अपन प्रेस मशीन। इसी में अपन इस चीज को बड़े फॉर्म में ले आऊं और लगा दूं इस प्रेस के अंदर, तो इसको पंचिंग मशीन या पंचिंग डाई बोलते हैं। ये कुछ है, इसको हटाओ रे। जैसे ये एक तरह से आप देख रहे हैं जो पीपीटी में बेंडिंग मशीन बेंड कर रहा है भाई, है ना। टूल जो ऊपर वाला है उसको पंच बोला जाता है, नीचे वाला है उसको डाई बोला जाता है। मतलब जो ऊपर से दिख रहा है आपको, ये धीरे 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 बीच में मेटल दिख रहा होगा आपको, इसमें होल्स वगैरह दिख रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसको प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, वो पेपर था आपका नेग्लिजिबल थिकनेस, लेकिन यहाँ पे इसकी थिकनेस ऑन एन एवरेज 5 mm या 10 mm के आसपास होगी, बेसिकली 5 mm के आसपास होगी, ठीक है, क्योंकि ये पास से दिखा रहे हैं। तो ये 5 mm, 6 mm, 10 mm, या आपकी कार की बॉडी देख लोगे तो हार्डली 0.5 mm या 0.6 mm या 0.8 mm के रहती है। तो आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होता है, ठीक है। कैलकुलेशंस नहीं बताऊंगा मैं, अभी इतना टाइम नहीं कि कैलकुलेशंस चीज़ें सारी चीज़ें बताएं, मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ, है ना। तो कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं इसमें जो आपको पता होने चाहिए। बेसिकली शेयरिंग, ब्लैंकिंग, ये सब ऑपरेशन। शेयरिंग क्या होता है, कट ऑफ, कट करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। अगर आप इंडस्ट्री जाएं या फिर आप कभी विजिट करें कहीं, तो ध्यान से देखेंगे यार, एक ऐसे मैंने प्लेट लगा दी यहाँ पे, मेरे को इसको कट करके अलग करना है, मेरे को मेरे डिजायर्ड शेप में चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक आपका कंपोनेंट है, यहाँ पे एक जैसा आपने अभी देखा था ऊपर पहले एक ब्लेड जैसी लगा दी, यहाँ पे मैंने इसको प्रेस किया तो क्या होगा, ये कट करके इतना एरिया टुकड़ा निकल आएगा बाहर, मेरे काम का है। इसको बोलते हैं शेयरिंग, शेयर करना, कट करके अलग करना। अब इसमें भी एक टेक्नोलॉजी है कि यार ये शेयरिंग कभी जैसे आप चाकू से काटते हैं बड़े प्यार से, ऐसा लगता है कि यार कटते जा रहा है, वैसा इसमें भी होता है, लेकिन यहाँ पे मटेरियल फ्लो होते जाता है, उसके बाद ब्रेक होता है। तो अगर आप कभी भी कहीं पे भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो ध्यान से देखेंगे तो आधा पार्ट है यहाँ पे एकदम स्मूथ दिखेगा, इसके बाद यहाँ पे ब्रेक दिखेगा और थोड़ा सा ये इस टाइप से होता हुआ दिखेगा आपको, है ना। ये जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करता है आपका कि आपने कितना गैप लिया है इसके और आपके डाई के बीच में। ये पंच बोल लें तो ये डाई है, इनके बीच में कितना गैप है,
ये डिपेंड करेगा आपका ये फाइन और ये ब्रेक में, ठीक है। इसके बाद एक और ऑपरेशन करना पड़ता है, इसको बोलते हैं बर्स वगैरह। बर के लिए आपको ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक। ब्लैंकिंग क्या होता है? ब्लैंकिंग वो ऑपरेशन होता है जो कि अपन कट करके निकाल के अपने इस्तेमाल में ले रहे हैं। असली में होता क्या है कि ये अगर आप इंडस्ट्री जाएंगे तो एक डिजायर्ड शेप या साइज की शीटें आती हैं। शीटें जो आती हैं, है ना, थिन शीटें रहती हैं, 5 mm की, 1 mm, 2 mm, 5 mm की। तो एक जनरल आइडिया है कि mm में उल्टा बना दिया, 2500, 1250, है ना, mm, 2500 mm और 1250 mm की शीटें जनरली आती हैं अगर इंडस्ट्री में जाए तो। या हो एक लंबी शीट भी आती है, फॉइल भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अधिकतर यूज़ इनका होता है, तो मुझे जो पता है वो इनके बारे में पता है। अब मेरे को अगर किस चीज़ से कट करके निकालनी है ना, तो मैं उस चीज़ को बोलूँगा और मेरे को इस्तेमाल करना, सपोज करो इतना स्क्वायर मेरे को कट करके निकालना, तो इसको बोलूँगा मैं ब्लैंकिंग, ठीक है। ब्लैंकिंग ऑपरेशन में बेसिकली डाई का साइज रहता है वही ब्लैंक का साइज होता है। डाई का जो साइज होता है वही ब्लैंक का साइज होता है। डाई मतलब एक कैविटीज है और ऊपर से ये पंच आ रहा है ना, ये से ये कैविटीज है, ऊपर से ऐसा पंच आ रहा है। ये दोनों के दोनों जब इसको इसके बीच में अगर मीट करेंगे तो ये कट करके निकलेगा बाहर, क्योंकि ये कट करेगा तो निकल जाएगा बाहर। तो इतना एरिया जो है, ये जो क्लियरेंस दिया हुआ है इसमें, ये पंच में दिया हुआ क्लियरेंस। डाई का शेप सही है ना, डाई का जो शेप है वही शेप किसका है आपका, जो आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन इसको बोला जाता है। फाइन ब्लैंकिंग, अगर अभी आपने ध्यान से देखा होगा कि यार ब्लैंकिंग ऑपरेशन में क्या हो रहा है, क्लियरेंस टिपिकली 10 to 20% ऑफ द मटेरियल थिकनेस, है ना। तो ये जो क्लियरेंस दिया हुआ है मटेरियल की थिकनेस का 10 से 12% की 20% के आसपास रहता है। और फाइन ब्लैंकिंग में जाएंगे तो यही जो क्लियरेंस है ये कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये क्लियरेंस कम होता जाएगा वैसे ही आपका जो लोड है पंच और डाई पे बढ़ता जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर आपको यूजेबल है कि यार मेरे को चल जाएगा, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसकी थिकनेस को बड़ा करके रखूँ, या फिर इसका जो गैप है या फिर इसका क्लियरेंस को बड़ा करके रखूँगा, ताकि मेरे पंच और डाई खराब ना हो जल्दी। नहीं तो अगर मेरे को चाहिए बहुत फाइन कि यार मेरे को एकदम फाइन रिक्वायरमेंट है ऐसी, तो मैं इनका क्लियरेंस कम करूँगा, तो उस केस में आपका पंच में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो आपका पंच और डाई में से कुछ ना कुछ ब्रेक होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। स्लॉटिंग बेसिकली पंचिंग ऑपरेशन ही। स्लॉट मतलब तो कुछ दूसरा शेप हो जाएगा, कुछ ऐसा शेप या कुछ ऐसा शेप अगर कट करना है आपको, तो इसको स्लॉटिंग प्रोसेस बोलते हैं। परफोरेटिंग, बहुत सारे छेद करने हैं अपन को किसी भी शीट में, तो उसको परफोरेटिंग बोलते हैं। नॉचिंग्स बेसिकली क्या होता है, एजेस पे जो आप पंचिंग कर रहे हैं उसको नॉचिंग बोलते हैं। वो डिजायर्ड शेप है, जैसा आप समझ सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को कुछ ऐसा कट करके निकालना है या मेरे को ट्राइंगल शेप बनाना है, तो इसको मैं नॉचिंग बोलता हूँ। निबलिंग क्या होता है, निबलिंग क्या होता है कि निबलिंग अगर सपोज करो कि आपको एक शीट में से ऐसा कुछ शेप बनाना है, लेकिन आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड टूल नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पंच करोगे, यहाँ ड्रिलिंग या पंचिंग करते जाओगे छोटे छोटे। ये जो प्रोसेस कहलाता है इसको कटिंग करने का, इसको निबलिंग, मतलब ये आर पार तो नहीं होता, यहाँ तक सपोज करो ऐसा शेप बनाना होगा, ये जो प्रोसेस है इसको मैं निबलिंग बोलता हूँ। कि बहुत सारे मल्टीपल होल्स करके मैंने उतना पार्ट काट के अलग कर दिया। लेंसिंग ऑपरेशन, लेंसिंग ऑपरेशन का मैं एग्जांपल से ही समझ जाएंगे आप कि कट करके निकलता नहीं है। जैसे कि आप कछुआ छाप अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें जो स्टैंड रहता है वो एक तरह से लेंसिंग ऑपरेशन कहलाता है। स्लिटिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, स्लिटिंग ऑपरेशंस बेसिकली क्या होता है, एक पतली सी मैंने कट कर दी चीज़ को, बस कट करके छोड़ दिया। शेविंग ऑपरेशंस, शेविंग मतलब एकदम फाइन, आप यहाँ से या कहीं से भी कट कर रहे हैं, एकदम फाइन कटिंग को अपन शेविंग ऑपरेशन करते हैं, जिसका क्लियरेंस बहुत मिनिमम रहता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है 0.001 इंचेस। बेंडिंग ऑपरेशंस, बहुत सारी चीज़ें अपन बेंड करते हैं, है ना। आप कितने भी प्रोडक्ट देख लेंगे,
गाड़ियाँ देख लेंगे, जो भी चीज़ें देख रहे हैं आप, मेटल की जो भी चीज़ें देखते हैं उसमें पता चला कि एक शीट ऐसे करके बेंड हुई है, एक शीट ऐसे बेंड हुई है, एक शीट ऐसे बेंड हुई है, कुछ ऐसे बेंड हो जाती हैं, कुछ को अपन ने ऐसे बेंड करके ऐसा बना दिया है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन है, लेकिन बेंड हो रही हैं चीज़ें, तो अपन इसको बेंडिंग ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, इस केस में आपका जो मटेरियल की ना थिनिंग होगी, है ना ही इसमें फ्रैक्चर होगा, क्रैक्स वगैरह भी नहीं आते। कुछ डिफरेंट टाइप के बेंडिंग ऑपरेशन, फ्लैंजिंग जैसे बोल रहे हैं, स्ट्रेच फ्लैंजिंग हुआ, स्ट्रेच फ्लैंजिंग हुआ, श्रिंकेज फ्लैंजिंग, ये सब कुछ ऑपरेशन हैं। जैसे मैंने बोला था इसको सीम बोलते हैं, सीमिंग ऑपरेशन है, क्योंकि मैंने दो अलग अलग पार्ट्स हैं उसको मिला के ये बनाया। अगर आपने कोका कोला या किसी का कैन देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि यार दो पार्ट होते हैं अलग अलग, उनको मिला के ऐसा बनाया जाता है, उसको सीमिंग बोलते हैं। ट्रिमिंग ऑपरेशंस, ट्रिम करना आसपास की चीज़ों को। एम्बॉसिंग, एम्बॉस करना मतलब क्या होता है, एनग्रेव करना। अगर आपने देखा होगा कि किस चीज़ का एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे कि आप भगवान की मूर्ति देखते हैं, कहीं पे मूर्ति बोल रहा हूँ कि यार शीट मेटल पे बनाई हुई है भगवान की मूर्ति, तो एनग्रेव किया होगा, पीछे से आपको दिखेगा नेगेटिव पार्ट, आपसे आगे से दिखेगा आपको पॉजिटिव पार्ट। कॉइनिंग भी एक तरह से एम्बॉसिंग ही होता है, लेकिन उसमें दोनों तरफ या तो सेम शेप होगा या फिर अलग अलग। जैसे आप देखते हैं यार कि सिक्के देख लो आप, तो आगे 1 रुपये, पीछे थंब का निशान है या कुछ और का निशान है ना। शीट मेटल ड्राइंग ऑपरेशन, ये एक तरह का ड्राइंग ऑपरेशन बोल रहे हैं, तो कप शेप का फॉर्म लेना। ड्राइंग ऑपरेशन उसको बोला जाता है जहाँ पे आप कप शेप का फॉर्म दे रहे हैं, कप समझ रहे हैं आप। तो एक अगर मैंने शीट लिए उसको कप शेप बना रहा हूँ तो उसको मैं ड्राइंग ऑपरेशन। डीप ड्राइंग ऑपरेशंस भी होते हैं। अब इनमें इनके टेक्नोलॉजी पे तो ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसी पे बात करते रह जाऊँगा तो बाकी चीज़ें फिर स्किप हो जाएंगी। अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं, है ना, एक कप शेप फॉर्मेशन ला रहे हैं, तो ये एक तरह से कप शेप है जिसकी हाइट जो है इतनी है, जिसका डाया इतना है। लेकिन अगर मैं ये ऐसा बनाता हूँ तो इसकी हाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसका डाया। अगर ये चीज़ हो रही है तो इसको अपन बोलते हैं डीप ड्राइंग ऑपरेशंस, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती, वो अपन अभी इसमें जाएंगे नहीं डिटेल में। मेटल स्पिनिंग, जैसे कि कुमार घड़े बनाता है वैसे ही मेटल स्पिनिंग ऑपरेशन होते हैं। कुछ चीज़ें बनती हैं मेटल स्पिनिंग से, जैसे कि अगर आप आईसी इंजन में जाएंगे तो आईसी इंजन में आपका पुलिस वगैरह लगी रहती है। पुलिस कहाँ लगी रहती है, आपका अल्टरनेटर में पुलिस लगी रहती है, आईसी इंजन से अल्टरनेटर में वो बेल्ट लगे रहते हैं, तो मेटल स्पिनिंग ऑपरेशन से वो सारी चीज़ें बनती हैं। ये है बेसिकली डाई। ये डाई जो है या डाई टूल बोल लो, ठीक है। तो ये कुछ इसमें देखेंगे आप, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मिनिमम चीज़ें कवर की हुई हैं। तो ये जो डाई टूल है यही लगता है आपका प्रेस मशीन में, और सारी चीज़ें इस डाई टूल से ही होती हैं। और यही इसका कैलकुलेशन होता है कि आप कितने टनेज पे जाएगा, आपकी प्रेस मशीन कितने टनेज पे जाएगी, यहीं से कैलकुलेशन होता है। इसके लिए बहुत सारे फार्मूलेज लगते हैं, और ऐसा नहीं है कि फार्मूलेज लगने के बाद अगर आप बोलेंगे 5 टन की प्रेस पे मेरा काम हो रहा, तो आप उस प्रेस पे लगा ही नहीं पाओगे। वो थोड़ा सा इंडस्ट्री से पॉइंट ऑफ व्यू से अपन थोड़ा सा अलग हो गए हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया दे देता हूँ। ऊपर वाला है जिसको पंच बोल रहे हैं, और नीचे वाला आप देख रहे होंगे इसको डाई बोला जाता है। पंच होल्डर जो पंच को होल्ड करता है, नीचे वाला डाई होल्डर जो डाई को होल्ड करता है। इसके बाद आप देखेंगे स्ट्रिपर प्लेट्स जो हैं, प्लेट्स लगी रहती हैं। बेसिकली ये प्लेट्स का काम क्या होता है, एक आपका जो मशीन आपका जो शीट है उसको प्रॉपरली होल्ड करने के काम आती है कि ये प्रॉपर दबा के रखे। और इसका दूसरा काम कहाँ आता है, डीप ड्राइंग ऑपरेशंस में, ड्राइंग ऑपरेशंस में रिंकल कम करने के लिए, ठीक है। वो अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे अगर डिटेल में। थैंक यू।